दोस्तों, कल से लेकर आज तक मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा पर दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इजराइल यात्रा और उसके बाद दोहा में हुए आपात अरब इस्लामिक समिट ने क्षेत्रीय नजरिए और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ों दोनों को एक बार फिर से पलट कर रख दिया है। रूबियो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान सामने आए हैं वो न सिर्फ कूटनीतिक पटल पर भारी प्रभाव डालते हैं बल्कि क्षेत्र की आगे की रणनीति और प्रतिक्रियाओं को भी आकार देने वाले हैं। रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास को पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल मानव गणना और सुरक्षा के मुद्दे पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू ने भी उसी लहजे में कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा और वो दोषियों को किसी भी जगह पर लक्षित करने से नहीं चूकेगा। इन वाक्यों ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका और इजराइल के बीच सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा फासला नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ दोहा में अरब और इस्लामिक देशों का आपात समिट बुलाया गया, जहां कतर की मेजबानी में क्षेत्रीय नेताओं ने इजराइल के हालिया कतर हमले की कड़ी निंदा की। समिट में मौजूद कई देशों ने इस घटना को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा करार दिया, लेकिन नेताओं के बयानों में ठोस सामूहिक सैन्य कार्यवाही या गठबंधन बनाने जैसा कोई समीकरण नजर नहीं आया। कचमकच और राजनीतिक संतुलन के कारण कदम सीमित रहे। समिट के बाद अलग अलग हिस्सों में बयान दर्ज हुए। कुछ नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की, कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जाने का संकेत दिया और कुछ ने क्षेत्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया का सार यही रहा कि आधिकारिक नतीजे के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक दबाव ही मुख्य रूप से उठे। और यह भी साफ दिखा कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, तुर्की और ईरान जैसे देश अपनी अपनी राष्ट्रीय और रणनीतिक रुचियों के अनुरूप अलग अलग स्वर में बोल रहे थे। एक और संवेदनशील मुद्दा है जो अब सामने आया है कि कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने व्हाइट हाउस को हमले की सूचना दी थी और वक्तव्य के मायने पर विवाद हुआ है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे तब तक पूरी जानकारी नहीं थी जब मिसाइलें हवा में थी। इस पर अमेरिकी प्रशासन और इजराइल के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और समयबद्धता को लेकर राजनीतिक तकरार उभर कर सामने आया। इस मामले में अलग अलग न्यूज एजेंसियों में विरोधाभासी रिपोर्टें देखी गई हैं। आपके मूल बयान में कुछ और भी दावे थे, जैसे कि किसी देश या शक्ति का सीधे तौर पर हमलों का जिम्मेदार ठहराया जाना, जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, ताकि आप जान सके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज में ऐसा कोई स्पष्ट सर्वमान्य प्रमाण फिलहाल मौजूद नहीं है कि चीन को सीधे तौर पर इन घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया जा सके। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जहां दावे और मीडिया रिपोर्टिंग में अंतर मौजूद है और उसे अलग अलग संदर्भ में परखा जाना चाहिए। अगले हिस्से में हम रूबियो नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। किस तरह से ये बयान क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकते हैं, अमेरिका गल्फ संबंधों में क्या संभावित तनाव उभर सकते हैं और कतर समिट से निकलने वाले औपचारिक व अनौपचारिक संकेतों का क्या अर्थ है। फिलहाल की तस्वीरें यही हैं कि सार्वजनिक बयान कड़े हैं पर क्षेत्रीय नेताओं ने बड़े सामूहिक कदम लेने से गुरेज किया है और यही स्थिति आगे की कूटनीति और नाव की दिशा निर्धारित करेगी। गाजा के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कतर सम्मेलन के दौरान ही इजरायली विमानों ने पर्चे गिराए और लोगों को इधर उधर जाने के निर्देश दिए, जिनके बाद बमबारी तेज हो गई। अल शहाबा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जैसी ऊंची ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया गया और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 37 से अधिक लोग मार दिए गए। कई इमारतें पूरी तरह से मलबे में बदल गईं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित ठिकाना लगभग खत्म हो गया है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने अरब इस्लामिक समिट में कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कतर पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और ये गाजा में हो रहे नरसंहार को बढ़ावा देता है। उनके अनुसार जब तक अरब और इस्लामिक एकजुट होकर ज़ायनिस्ट सत्ता का सामना नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि वेस्टर्न कवरेज का फायदा उठाकर इजराइल लगातार अरब देशों और गाजा पर हमले करता जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कतारों को एक करें और एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नीति में गाजा को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अमेरिका और इजराइल के बीच अब भी यही सहमति बनी हुई है कि इजरायली बंदियों की रिहाई पहली प्राथमिकता है और गाजा में चल रहे ऑपरेशन को एक सीमित समय तक जारी रखा जाएगा। दूसरी तरफ खबरें और ये भी हैं कि इजराइल की जमीनी फौजें गाजा की तरफ बढ़ रही हैं और
सोमवार से ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। इजरायली आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में गाजा में और गहराई तक कार्यवाही होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया है कि इस समय इजरायली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है और यहूदियत के खिलाफ माहौल तेजी से बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज और कई आर्थिक सेक्टर बुरी तरह से गिरावट का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल ये जंग हर हाल में लड़ेगा और पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पहले से ट्रंप को हमास डेलीगेशन पर होने वाली स्ट्राइक की सूचना दे दी थी और ट्रंप ने वो अर्ली वार्निंग प्राप्त कर ली थी। ये वही विवादास्पद बिंदु है जिस पर अमेरिका और इजराइल की सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मार्को रूबियो ने भी तेल अवीव में कहा कि कूटनीतिक समाधान के लिए समय की खिड़की बहुत छोटी है और जल्द ही ये विकल्प पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी बीच गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक 41 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 37 केवल गाजा सिटी में ही शहीद हुए हैं। दोहा सम्मेलन में कतर, जॉर्डन, मिस्र और अन्य नेताओं के बयानों में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की बात, कानून के सहारे न्याय और निंदा के जिक्र सुनाई दिया। दोहा सम्मेलन में कतर, जॉर्डन, मिस्र और अन्य नेताओं के बयानों में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की बात, कानून के सहारे न्याय और निंदा का जिक्र सुनाई दिया। जमीनी हकीकत में कोई ठोस कदम या सामूहिक कार्य योजना सामने नहीं आई है। यही वजह है कि ईरानी राष्ट्रपति का बयान इस पूरे सम्मेलन में सबसे कड़ा और निर्णायक माना जा रहा है। गाजा की जमीन पर आग और कूटनीति की मेज पर तकरार आज की रात यही तस्वीर बनकर उभरी है। दोहा में समिट चल रहा था कि वहीं से खबर गाजा से आने लगी कि इजरायली विमानों ने पर्चे फेंके हैं, लोगों को इधर उधर भगाया गया और बड़े पैमाने पर बमबारी तेज की गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बड़ी इमारतें जमींदोज हुई और सैकड़ों परिवार फिर से बेघर हो गए। इधर राजनीतिक मोर्चे पर भी तल्खी गहरी होती जा रही है। दोहा समिट में जमा हुए अरब इस्लामिक नेताओं ने कतर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन किसी भी तरह की राजनीति और जंगी जवाब की कोई ठोस रूपरेखा सामने नहीं आई। कूटनीतिक में निंदा जरूर उतरी, पर असल जमीन पर कार्यवाही की चर्चा दबकर रह गई। यही कमी ईरानी राष्ट्रपति के तीखे बयानों में भी दिखी। उन्होंने बैठकों में कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देता है और उन्होंने मुस्लिम और अरब देशों से एकजुट होने की अपील की है। इजराइल के वरिष्ठ नेतृत्व ने अपनी रुख से कोई पीछे हटने का इशारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है और आर्थिक प्रभाव भी दिख रहे हैं, पर उन्होंने फिर भी कहा कि यह जंग जब तक जरूरी है तब तक लड़ी जाएगी। सरकार की नीति में फिलहाल कोई बड़ा मोड़ नहीं दिखा। अमेरिका की तरफ से भी इमरजेंसी कूटनीतिक बातचीत और समर्थन के संकेत मिल रहे हैं, मगर समय सीमा और रणनीति को लेकर अधिकारियों के बयानों में टकराव के अंश जरूर नजर आ रहे हैं, खासकर इस बात पर कि क्या इजराइल ने व्हाइट हाउस को लेकर हमले से पहले सूचना जारी कर दी थी। इस पर अलग अलग रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। युद्ध की हकीकतें धरती पर ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इजरायली सेना की तरफ से छोड़े गए पर्चों और खाली करने के आदेशों ने शहर में अफरा तफरी फैला दी है। कई लोग बताते हैं कि सुरक्षित कहीं नहीं है और जिन इलाकों को खाली करने को कहा गया है वहां जाने का विकल्प भी मौजूद नहीं है। उसी समय स्थानीय स्वास्थ्य स्रोतों ने बताया कि हालिया हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। मृतक के पीछे परिवारों की टूटी हुई कथाएं हैं। दुनिया के मेज पर चल रही बयानबाजी और जमीनी तबाही के बीच एक और स्पष्ट बात उभर कर सामने आई है। कब्जा, हमला और प्रतिक्रिया की इस त्रिकोण में सैकड़ों नजरें और हजारों जिंदगियां फंसी हुई हैं। जो आवाजें दोहा में उठी, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों को सहारा लेने की कूटनीति की कड़े शब्दों में निंदा की, वो सब एक तरफ, वहीं गाजा की सड़कों पर लोग जी रहे हैं, डर रहे हैं और बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वो तस्वीर है जो आज दुनिया के समक्ष रखी गई है। और आखिर में एक कड़वा सच, चाहे राजनीतिक बयान कितने भी तेज हों, मैदान पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, हवाई वार, जमीन पर मूवमेंट, बमबारी और लोग जो एक पल में अपना सब कुछ खो रहे हैं, उन कदमों का मानवीय बिल बहुत भारी है। ये बिल वही लोग चुका रहे हैं जो ना किसी समिट में सीट रखते हैं और ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हैं। आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े और घायलों की कतारें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि दावे और आरोपों के बीच इंसानियत की
आवाज सुनी जाए और बचाव के रास्ते ढूंढे जाएं, वरना हर कदम के साथ खून और तबाही की गहराई और बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।